हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास पे जो है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में डील किए थे। और ऐसा हम लोग देख रहे थे कि सीसीपी या एफसीसी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है। तो उसमें से एक बात बतलाए थे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के तुलना में काफ़ी छोटा होता है, दोनों का साइज में अंतर है। तो अभी हम लोग वही टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के साइज को डिराइव करेंगे कि कितना साइज होता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। हालांकि वहाँ बतलाए थे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका साइज एटम के साइज के तुलना में 0.225 टाइम्स होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज 0.414 टाइम्स होता है। तो इसी को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। उसके पहले फिर हम लोग देखे थे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, वह बनता था प्रत्येक यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर के अलावे प्रत्येक एज का सेंटर में। तो ऐसे तो बहुत सारे टेट्राहेड्रल और बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो एक इसमें याद रखोगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर होता है a/2 का, जहां a जो है उस यूनिट सेल का एज लेंथ होगा। मतलब एक यूनिट सेल में बहुत सारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं, उसमें से दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की जो सबसे कम दूरी है वह a/2 के बराबर होगा, मतलब एज लेंथ बाई 2। उसी प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये होता है a/√2। कैसे आता है ये सब बताया जा सकता है, इसके लिए फिर पूरे बड़ा वाला फिगर को हम लोग को फिर से डिराइव करना होगा। तो उतना से कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट याद रख लो, एग्जामिनेशन में से ही क्वेश्चन आता है। दे देगा कि कोई बीसीसी यूनिट सेल है, उसका एज लेंथ 100 पिकोमीटर है, तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a/2, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस a/√2। उसी प्रकार से यदि निकालना हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन टेट्राहेड्रल एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले तो फिर इसका फॉर्मूला आता है √3/4a। ए सब जगह एज लेंथ है उस यूनिट सेल का। तो इन सारे फॉर्मूलाज के आधार पे जो है हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या एक दोनों के आपस के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग जो है इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से याद रखोगे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखने आएगा या फिर इस पर कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको याद रखोगे हो जाएगा। अब जो हम लोग हेडिंग दे करके रखे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, मतलब जिस एटम का लैटिस है उसका रेडियस और उसके क्लोज पैकिंग के दरमियान जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है उसके रेडियस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। याद करो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कहाँ होता था। सबसे पहले एक क्यूबिक लैटिस बनाओ, पार्टिकल्स तो कॉर्नर्स पे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे होंगे, लेकिन हम लोग सभी कॉर्नर्स पे नहीं दिखाएंगे, अल्टरनेट पे दिखाएंगे। यहाँ फिर यहाँ छोड़ दो, यहाँ दिखाओ, यहाँ छोड़ दो, यहाँ दिखलाओ और फिर यहाँ दिखलाओ। और इसी के बीच में यहाँ क्रिएट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हुआ हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी। मान लो यहाँ A, B, C, D, और इस सबको जरा मिला दो, इसको यहाँ से मिलाओ,
इसको यहाँ से मिलाओ। टेट्राहेड्रल वॉइड है जो कि 4 स्फीयर से घिरा होता है और वे चारों स्फीयर एक क्यूबिक यूनिट सेल के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे होते हैं। यहाँ से अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे साइज के लिए। स्फीयर्स होंगे सभी कॉर्नर्स में, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड को दिखाने के लिए अभी हम केवल 4 को दिखलाए हैं, याद रखोगे। मान लें लेट ए बराबर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का एज लेंथ मान लो। अब चूंकि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, सभी ए के बराबर होंगे। स्मॉल आर मान लो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और कैपिटल आर को मान लो रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब जो ये सब स्फीयर पहले से प्रेजेंट है लैटिस में उसका। अब ए बी से यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर निकालोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी यहाँ से निकालोगे तो √2a। इसको इतना ही रहने दो। अब यहाँ ये जो a और c है तो ये दोनों स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, एंड ऑल्सो ए सी बराबर 2r। देखो ऐसे है, एक ही a और एक ही c, दोनों स्फीयर टच करेंगे ऐसा, यहाँ a और c, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ, फिर इसका रेडियस यहाँ से यहाँ, तो ए सी बराबर 2r हुआ। इसको इक्वेट करो, ए सी बराबर यहाँ √2a है, यहाँ ए सी बराबर 2r है, तो जब इक्वेट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 2r बराबर √2a, तो r बराबर √2a/2, और इस 2 को लिख दो √2 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो आ जाएगा a/√2। r बराबर, इसको मान लिया जाए नंबर 1। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल और बन रहा है ACD, ऑल्सो इन या अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। तो इस बार AD हाइपोटेनस है, AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर है इतना 2a स्क्वायर बराबर, E है a स्क्वायर, तो टोटल हुआ 3a स्क्वायर। तो यहाँ से AD निकालेंगे तो हो जाएगा √3a। अब जरा AD का अरेंजमेंट यहाँ देखो, A में है पार्टिकल कोना में, बीच में जो है सो वॉइड है, और फिर यहाँ D है। तो बताया कि स्फीयर तो D में भी होगा ना, उसको दिखलाया नहीं गया है, केवल ऐसे A है, फिर बीच में वॉइड है, फिर यहाँ D है, ऐसा AD। तो इसका रेडियस कैपिटल R, फिर इसका कैपिटल R, बीच में तो वॉइड है ना, इसका रेडियस माने हम लोग स्मॉल r। तो AD बराबर क्या है, कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस फिर कैपिटल R, तो 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r। फिर से इसको इक्वेट करो, AD बराबर यहाँ √3a है, यहाँ AD बराबर इतना आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3a, तो जाएगा r प्लस r बराबर √3/2a। इसको मान लो नंबर 2। 1 यहाँ माने थे, 2 वहाँ माने। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन या डेरिवेशन वगैरह है, बस यहाँ समझना केवल ये है कि वॉइड कहाँ लोकेट है, और उसके आधार पे कौन कौन से स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, बस इस सब बात का ध्यान रखोगे। कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है, वो हम लोग कर ही लेंगे। अब इस 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 का LHS में है r प्लस r, और 1 का LHS में है कैपिटल R, बराबर इसका हुआ √3/2a, इधर है a/√2। अब इसको अलग अलग कर दो, ऐसा कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर ये हो जाएगा √3/2a, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा √2/a, तो a कट जाएगा, ये √2 में कट जाएगा, ऐसा ये भी कट जाएगा, तो हो गया 1 प्लस r बाई r
बराबर √3/√2, सब तो कट गया। तो यहाँ से r/r √3 का वैल्यू 1.732 और इसका 1.414 और ये 1 इधर प्लस में, उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाना है। एलसीएम ले लोगे तो 1.414, ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1.414 r/r। इसको माइनस करके डिवाइड करोगे तो वह आएगा 0.225, तो r बराबर 0.225 कैपिटल R। तो यही रिक्वायर्ड रिलेशनशिप हुआ किसके बीच, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस और स्फीयर का रेडियस के बीच। और यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस है वह स्फीयर के रेडियस का 0.225 टाइम्स है। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस स्फीयर के रेडियस का 0.225 टाइम्स है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई एटम को इस टेट्राहेड्रल वॉइड में आकर के रहना है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करना है, चूंकि यह वॉइड है, खाली जगह है, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई ना कोई एटम आकर के रहेगा ही। तो जो भी एटम यहाँ आकर के रहेगा उसका साइज पहले से जो स्फीयर प्रेजेंट है इसके साइज का उतना टाइम्स होना चाहिए। बताए थे कि मान लो यदि इस स्फीयर का है 100 पिकोमीटर साइज, तो फिर इसका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.225 से, तो आ जाएगा 22.5 पिकोमीटर। तो इतना साइज या इससे थोड़ा छोटा साइज का जो स्फीयर है वही आकर के इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है, और यदि इससे बड़ा साइज का कोई एटम रहा तो फिर वह इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है या रिलेशनशिप, तो एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। तो ये हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए दिखलाए, ऐसा ही हम लोग दिखलाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड था, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वह टोटल कितने स्फीयर से घिरा हुआ होता है, 6 स्फीयर से घिरा हुआ होता है। डेरिवेशन सिमिलर है तो ऐसे ही रहने दो इसको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है 6 स्फीयर से घिरा होता है। और कैसे 6 स्फीयर का अरेंजमेंट रहता है, तो बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ना डबल ट्रायंगुलर वॉइड होता है। ऐसा एक स्फीयर यहां ऐसे करके स्फीयर्स होते हैं। तो देखो इसमें से ये जो 4 स्फीयर्स हैं, ये चारों स्फीयर्स प्लेन में हैं, और ये दोनों स्फीयर जो है एक ऊपर है और एक नीचे है, और ये बीच वाला वॉइड कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, जिसमें से 4 स्फीयर्स इस वॉइड के प्लेन में है, और 2 स्फीयर्स एक ऐसे ऊपर से है और एक उसके नीचे से है। यही ऊपर नीचे जो यहाँ दिख रहा है। तो अभी जब हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो वहां प्लेन वाला चारों स्फीयर्स को दिखाएंगे, जो एबव और बिलो है उन्हें दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां हम लोग कर दें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे करके 4 स्फीयर प्लेन वाले, सारे एक ही साइज के होंगे। ऐसा बीच में यहां ये जो खाली जगह क्रिएट होगा दिस वन, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबको मिला दो, मान लो ये है ए बी सी और डी, ए और सी को यहां से मिला दो। ऐसे देखो 4 स्फीयर दिखाए, बीच में वॉइड है, तो इस वॉइड के ऊपर एक स्फीयर है और उसके नीचे एक स्फीयर है। तो ये दोनों स्फीयर्स को यहां फिगर में दिखाना पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं फिर वही कि ए जो है एज लेंथ हुआ यूनिट सेल का, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यहां ए बी बराबर बी सी बराबर हो जाना है ए, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर। सेम चीज रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, ए बी सी, तो यहां से एसी का वैल्यू निकालोगे तो इतना आ जाएगा। साथ ही साथ यहां एसी का देखोगे अरेंजमेंट, तो देखो कैसा है, ए सी और बीच में है ये वॉइड, मतलब ऐसा
ए का स्फीयर हुआ, बीच में वॉइड और फिर सी वाला स्फीयर, यहाँ ए यहाँ सी। ये कैपिटल आर हो गया रेडियस इसका, ई भी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। तो ए सी बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर, तो ऐसे लिखते हैं 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ ए सी बराबर इतना आया, यहाँ ए सी बराबर इतना है, तो इसको इक्वेट कर दो। तो इक्वेट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाना है, 2r प्लस आर बराबर √2a, तो r प्लस आर बराबर √2a बाई 2, फिर √2 को 2 से काट दो, √2 आ जाएगा, तो हो जाएगा a बाई √2, इसको मान लो नंबर 1। उसी प्रकार से ए बी को यदि देखोगे, केवल ए बी, कोई ट्राइंगल इस बार हम लोग नहीं ले रहे हैं, ए बी, तो ए बी ए के बराबर होगा, यहाँ है एज लेंथ के बराबर, और साथ ही ए बी का अरेंजमेंट देखो, ये दोनों स्फीयर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसा है ए बी, तो ई इसका रेडियस आर, ई इसका रेडियस आर हो गया, तो ये ए बी बराबर हुआ आर प्लस आर बराबर 2r। तो इसको इक्वेट कर दो, तो 2r बराबर a, तो r बराबर a बाई 2, इसको मान लो नंबर 2। फिर इस बार 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो नोट्स में ऐसा हो सकता है कि इसको हम लोग पहले लिखे हैं तो इसको मान लिए थे इक्वेशन 1, इसको बाद में लिखे तो इसको मान लिए 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 किसी को भी मान सकते हो। तो 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, r प्लस आर, तो लिख दिए, फिर इसका लेफ्ट साइड में r, इसका राइट साइड में a बाई √2 है, ऐसा a बाई √2, और इसका क्या है a बाई 2, a बाई 2। फिर से सेम डेरिवेशन होगा, दोनों को अलग कर देंगे, ये अलग हो जाएगा ऐसे। यहाँ अब हम लोग का बचा कुछ ऐसा, a बाई √2 और ये हो जाएगा 2 बाई a, तो a कट जाएगा और ये √2 को 2 काट दो √2 से, तो यहाँ बचेगा केवल √2, और √2 का वैल्यू होता है 1.414, और ये 1 उधर जाकर के माइनस, तो कितना आ गया, आ गया 0.414, मतलब इस बारी जो यहाँ ये आएगा 0.414, तो ये हो जाएगा 0.414 कैपिटल आर। सेम डेरिवेशन है, साइज का अंतर हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा था 0.225 और यहाँ इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना आ गया 0.414 आर। इसका मतलब कि यदि कोई एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहता है तो उसका साइज, ये जो पहले से स्फीयर प्रेजेंट है उसके साइज का 0.414 टाइम्स होना चाहिए। देखो ये सारे डेरिवेशन जो है ना लिख करके प्रैक्टिस करोगे तभी याद होंगे। डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है, बस 1-2 बार लिखोगे। कई बार तो हम लोग ऐसा डेरिवेशन पीछे भी कर चुके हैं, अभी की और आगे भी करेंगे कुछ डेरिवेशन ऐसा, और तो एकदम आसान सा है, बस इसको कई बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। ऐसे देख करके याद करना चाहोगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनेशन में कोई एक डेरिवेशन आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है तो आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि यदि कोई एटम का क्रिस्टल है और उस एटम का साइज है 100 पिकोमीटर, मान लें कि कोई एटम है और उस एटम का साइज है कितना 100 पिकोमीटर, तो पूछेगा कि उसके लैटिस में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एटम का साइज कितना होना चाहिए अधिक से अधिक। इसमें हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे कि एक एटम है जिसका साइज 50 पिकोमीटर है, दूसरा का 60 पिकोमीटर है, एक का 40 पिकोमीटर है और फिर एक का 80 पिकोमीटर है, ऐसा। और पूछेगा ये चारों में से कौन सा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है यदि पहले से स्फीयर जो प्रेजेंट है उसका साइज 100 पिकोमीटर है। तो 100 पिकोमीटर को 0.414 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 41.4, मतलब अधिक से अधिक कितना साइज वाला एटम, अधिक से अधिक, इससे थोड़ा कम हो सकता है, तो इससे कम वाला देखो है 40 पिकोमीटर, मतलब ये एटम इस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी ये तीनों ऑक्यूपाई करने लायक नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग डेरिवेशन करते हैं साइज ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच, इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेडियस रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो है क्या? हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है कि यह रेशियो होगा रेडियस का। तो किसके रेडियस का? तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो केटायन और एनायन होते हैं, तो केटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो, मतलब रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस ऑफ केटायन को R प्लस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ एनायन को R माइनस से। अब इस रेडियस रेशियो का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग जानेंगे। देखो, कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो तो केटायन एनायन तो उसमें होंगे ही। अब उस केटायन और एनायन दोनों में से कोई एक ही आयन जो है ना वह लैटिस बनाता है। जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टल है AB, जिसमें A प्लस केटायन है, B माइनस क्या है, एनायन, और हम लोग लिखें कि इसका जो है CCP लैटिस है, ऐसा। अब यदि हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि AB का CCP लैटिस है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A और B दोनों मिल करके CCP लैटिस बना रहे हैं, नहीं। या जो CCP लैटिस होगा ये दोनों में से कोई एक आयन का होगा। तो दोनों में से किसी एक का किसका होगा? तो जो लार्जर आयन होगा, जो बड़ा आयन होगा। तो जनरली बड़ा आयन कौन होता है? एनायन होता है। तो एनायन का लैटिस, तो फिर केटायन कहाँ रहेगा? तो केटायन ऑक्यूपाई करेगा वॉइड को। वह वॉइड टेट्राहेड्रल हो सकता है, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। समझे? किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो बड़ा आयन होता है, यूजुअली एनायन, वह लैटिस का फॉर्मेशन करता है, और जो छोटा आयन होता है केटायन, वो वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। अब ये केटायन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ये चीज हम लोग बतला सकते हैं रेडियस रेशियो के मदद से। ये जो पोजीशन है केटायन का, या कोई भी छोटा आयन, कभी कभार एनायन वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, केटायन जो है सो लैटिस बनाता है, लेकिन यूजुअली जो है केटायन रहेगा वॉइड में और एनायन बनाएगा लैटिस। तो ये केटायन कौन सा वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, इसको पता करने में मदद करता है रेडियस रेशियो। उसके लिए एक टेबल बनाए हम लोग। ये रेडियस रेशियो का रेंज है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, पोजीशन ऑफ केटायन, केटायन मतलब स्मॉलर आयन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यदि रेडियस रेशियो का रेंज इसमें हो 0.155 से 0.225, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, और केटायन कहाँ रहेगा? तो ट्रायंगुलर वॉइड में रहेगा। एग्जाम्पल B2O3। उसी प्रकार से यदि रेडियस रेशियो का रेंज ही है 0.225 से लेकर के 0.414 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा केटायन। एग्जाम्पल ZnS। उसी प्रकार से यदि रेडियस रेशियो का रेंज ही है 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम वे में यदि ऐसा है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा स्मॉलर आयन। एग्जाम्पल में इसका है सीजियम क्लोराइड। कभी कदार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो जो है 0.567 है, तो बतलाइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखेंगे कि जो रेडियस रेशियो वह किस रेंज में है। तो अभी तो ये वाला इस रेंज में लाई कर रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बोल देंगे 6। केटायन का पोजीशन क्या रहेगा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा, ऐसा। अब जो तुम देख रहे हो ना कि रेडियस रेशियो का रेंज लिखा हुआ है, तो इसमें से जो लोअर वैल्यू है यह कहलाता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर का लिमिटिंग रेडियस रेशियो। सब लोअर वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.155, 4 का 0.225, 6 का 0.414, ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो लोअर वैल्यू। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है? 0.732। तो इस रेडियस रेशियो के मदद से हम लोग आसानी से बता देंगे कि वह केटायन कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। और इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, उसी को जो है बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ये सॉलिड ए बी हैज NaCl स्ट्रक्चर। कोई सॉलिड है ए बी, दो टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है ए और बी। इसका बोल रहा स्ट्रक्चर किसके जैसा है, NaCl के जैसा है। इफ द एनायन हैज रेडियस ऑफ 241.5 पिकोमीटर, कि यदि एनायन का रेडियस इतना है तो केटायन का मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए। देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी जो है वो किसके जैसा है, NaCl के जैसा है। NaCl देखो यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है कि NaCl का रेडियस रेशियो रेंज है ई वाला, मतलब ऐसा ये जो R प्लस बटे R माइनस है, ये है कितना 0.414 से 0.732। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम रेडियस केटायन का कितना होना चाहिए, तो मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ हम लोग मिनिमम वैल्यू लेंगे। वही यदि एग्जाम में आता कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ केटायन, तो मैक्सिमम रेडियस पूछता तो फिर यहाँ हम लोग ये मैक्सिमम वैल्यू लेते। लेकिन अभी मिनिमम की बात कर रहा है तो हम लोग ये जो रेडियस रेशियो का रेंज है इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे, ऐसा 0.414। इसमें से एनायन का रेडियस तो दिया हुआ है इतना, केटायन का निकालना है, तो रेडियस ऑफ केटायन बराबर क्या हो जाएगा 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। तो 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एनायन कितना दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे तो आता है तकरीबन 100 पिकोमीटर के आसपास, 100 पिकोमीटर के आसपास आता है रेडियस ऑफ केटायन। तो केटायन का रेडियस जाहिर सी बात है कि एनायन से कम ही आने वाला, देखो आधा से भी कम है ऐसा। तो यदि ऐसे रेडियस रेशियो दिया हुआ रहे, और रेडियस रेशियो कैसे पता चलेगा, तो जैसे यहाँ दे दिया था NaCl स्ट्रक्चर, तो हम लोग तुरंत पता कर लिए कि NaCl में रेडियस रेशियो का रेंज ही है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये सॉलिड ए बी हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता फिर भी यही रेंज लेते, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो फिर ये वाला रेंज लेते। बस यहाँ देखोगे यदि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो लोअर वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछेगा तो फिर ही हाइयर वाला लेंगे हम लोग, उसके आधार पे कैलकुलेशन कर देंगे। इस तरह से केटायन का रेडियस निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि उसी क्रिस्टल AB में जो टेट्राहेड्रल होल क्रिएट होगा, मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, उस टेट्राहेड्रल वॉइड को कोई अनदर केटायन C+ ऑक्यूपाई करना चाहता है, और इस केटायन का साइज है 50 पिकोमीटर। तो क्या यह केटायन इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है या नहीं। क्या बोले कि जो AB क्रिस्टल है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ही, उसी टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई केटायन आकर के रहना चाह रहा है C+, और उस केटायन का साइज है 50 पिकोमीटर। तो बतलाना है कि क्या यह केटायन जिसका साइज इतना है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रह सकता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ जो दिया हुआ है कि AB जो NaCl के जैसा है, इसमें एनायन का साइज ही दिया हुआ है। तो बताया कि AB में तो दो चीज हो गया ना, A+ केटायन और B- है एनायन। और अभी बताया कि लैटिस दोनों में से किसी एक का बनेगा, चाहे केटायन का चाहे एनायन का। तो किसका लैटिस बनता है, तो NaCl के जैसा स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो NaCl में Cl- का लैटिस बनता है, आगे बतलाएंगे इसको। तो यहाँ जैसे एनायन का लैटिस बन रहा है तो यहाँ भी लैटिस किसका बनेगा, एनायन का ही बनेगा। अब जब ये एनायन का लैटिस बन रहा है तो जो साइज होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वह क्या होगा 0.225 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। तो 0.225 और रेडियस एनायन का है 241.5। समझे क्या किए सो, एनायन का यहाँ लैटिस बन रहा था, तो एनायन का रेडियस जो है उसके तुलना में टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज होगा उसका 0.225 टाइम्स। तो उसके साइज से 0.225 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है तकरीबन 54.33 पिकोमीटर। मतलब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका साइज इतना है, और जो केटायन वहां आकर के रहना चाहता है उसका साइज 50 पिकोमीटर है। तो देखो केटायन का साइज इस वॉइड की तुलना में छोटा है, तो छोटा है तो आकर के रह सकता है। उसके बराबर या छोटा रहेगा तो वॉइड में हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा रहेगा तो नहीं हो सकता है। समझ रहे हो।
जितना खाली जगह है उतना खाली जगह के बराबर कोई एटम हो या उससे छोटा साइज का हो तो उस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और उससे बड़ा साइज का रहेगा तो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। समझ गए हम लोग? तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, तो ऐसे निकाल करके हम लोग दिखा देंगे कि सिंस द cation C+ हैज साइज स्मॉलर देन दैट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड देयरफॉर इट कैन बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ क्रिस्टल AB। और यहां से इसको जो है हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से रेडियस रेशियो में जनरली इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आना है, और बताया कि इस रेडियस रेशियो रेंज का ये जो लोअर वैल्यू है यही सबको हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये रेडियस रेशियो जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसी का कैलकुलेशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे क्लास। धन्यवाद।